हाउ आर यू। हम लोग कंटिन्यू क्लास तो कर ही रहे हैं, इधर बीच में फिर 2-3 दिन तक मैं नहीं दे पाया था वीडियो, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं क्लास नहीं लूँगा। काफ़ी गर्मी की वजह से होता क्या है ना कि आपका वीडियो बनाने के लिए मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो उसमें काफ़ी साउंड आता है, काफ़ी बगल से सराउंडिंग्स काफ़ी आवाज़ आने की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे मेरी आवाज़, तो इसलिए काफ़ी गर्मी होने की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। आज भी तो गर्मी है ही, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तो हम लोग वॉइस में पढ़े थे फ्यूचर का ना, पढ़ रहे थे, तो देखते हैं फ्यूचर में कहाँ पढ़ना है। मैंने क्या कहा था आपको, पहले क्या याद करना है, ये मैं रोज़ लिखता हूँ। ये तो मैं रोज़ लिखता हूँ क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वॉइस। बी वॉज बीन बीइंग इज। आपका फ्यूचर में क्या था, एस था, विल और शैल था, प्लस V1 था, प्लस ऑब्जेक्ट ये था। कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, जो हेल्पिंग हो रही यहाँ वही यहाँ आ जाएगा, प्लस मैंने क्या कहा था, पैसिव वॉइस हमेशा V3 लेता है, लेकिन V3 करने से पहले किस फॉर्म में है वही फॉर्म इसका डालना होता है। ये V1 में है, V1 में डालो इसको B, उसमें इसका V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब बन के बैठा। देखो सेंटेंस, राजा विल टीच मैथमेटिक्स। राजा विल टीच मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट विल और शैल में से आ गया विल, V1 ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी यहाँ आएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हो गया, सब्जेक्ट बन गया यहाँ के, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल, विल आ गया। उसके बाद क्या है बी, तो V1 है ना, V1 है ना, इसको V3 करना है किसी वजह में, V3 करना है पहले V1 में है, पहले V1 देंगे यहाँ से, V1 क्या है B हो गया, उसका V3 क्या होगा, टाउ बाय राजा, ये होगा ना। तो बिल्कुल सेम कैटेगरी है, सेम तरीका से आपको 50, 100, 1000 जितना वॉइस बनाना है बना सकते हो। अब आप बस कुछ नहीं करना है, V1 है, पहले V1 यहाँ डाल देंगे, अगर V2 रहता तो V2 डाल देते, V3 रहता तो V3 डाल देते यहाँ पहले, V4 आता तो पहले V4 डाल देते यहाँ पर, और उसके बाद V3 करते है कि नहीं, V3 बाद में करते। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी उतारने मत लगना कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट्स बुक बनाना है बना लो। कोमल विल कॉल मी, कोमल विल कॉल मी, मी यहाँ आएगा, आई बन जाएगा, आई के साथ विल आता है कि शैल आता है, शैल आता है, शैल हो गया। V1 है, V1 दो, B, उसके बाद इसका V3 करो, कॉल्ड बाय कोमल। इज दैट क्लियर। अब नेगेटिव वगैरह बन जाएगा ना, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ नॉट जहाँ होगा एक्टिव में वही पैसिव में आएगा, नॉट अगर यहाँ पर हेल्पिंग होगा नॉट रहेगा, यहाँ भी हेल्पिंग होगा नॉट आ जाएगा। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर विल के बाद अगर नेगेटिव बनाना होगा तो विल के बाद यहाँ नॉट रहेगा, मतलब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, यहाँ पर नॉट कर देंगे, सब कुछ सेम ही रहेगा, मतलब आपका टोटल सेम ही रहता है, जैसा एक्टिव है वैसा पैसिव बनता है। आपको तो बताया गया कई बार ये चीज। देखो इंटरोगेटिव है, विल यू अपॉइंट मी
विल यू अपॉइंट मी, पहले सब्जेक्ट आया है या हेल्पिंग वर्ब? देखो तो, पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। सेम वैसे यहाँ भी करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आया है तो आया है अपने सब्जेक्ट अनुसार, इसके अनुसार ये आया है। वैसे यहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो अपने सब्जेक्ट अनुसार आएगा। यहाँ का सब्जेक्ट जो आएगा उसी के अनुसार पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आया है तो यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगा ये यहाँ आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जैसे यहाँ पर आया है इस सब्जेक्ट अनुसार आया है, वैसे यहाँ भी सब्जेक्ट अनुसार आएगा। यहाँ का सब्जेक्ट यू तो बनेगा नहीं, मी का आई बनेगा। आई बनेगा तो आई के अनुसार क्या होगा, पहले शैल आ जाएगा यहाँ। ठीक, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब क्या V1 है, V1 डालो वहां से, V1 डालो वहां से बी, उसको इसका V3 करो, अपॉइंटेड बाय यू। इज दैट क्लियर? अब WH की बातें करें तो यहाँ पर WH लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिएगा, हो गया। बस उसको उतारने के लाता है। मैंने कहा व्हाई विल यू, यहाँ होगा व्हाई शैल आई, यहाँ रहेगा व्हेन, यहाँ पे व्हेन, यहाँ व्हाट, यहाँ व्हाट, यहाँ हाउ, यहाँ हाउ, यहाँ हु तो यहाँ हु, सब कुछ सेम रहेगा। इसके साथ ले लीजिए। Who will beat you? Who will beat you? WH है, यहाँ भी करो, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि WH अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेता है तो ये भी हेल्पिंग लेगा ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग आएगा किसके अनुसार, तो यहाँ आने वाले सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट कौन बनेगा, यू क्या लेता है, विल, तो विल लगा दो, तो यू कर दो। अब क्या V1 है, V1 डालो वहां पहले बी, तो इसका V3 कर दो, बीटन बाय। वो तो यहाँ आई गया, बचा है बाय के लिए कुछ, बाय के बाद कुछ बचा क्या, नहीं देना है। या तो बाय यहाँ कर लो, दूसरा तरह क्या है, बाय को आप यहाँ कर लेते हैं, इसको हु को हुम कर देते हैं। बाय को उठा के यहाँ की, बाय खत्म, हु को उठा के यहाँ हुम कर दिए, हु भी खत्म, बचा कितना, विल यू बी बीटन, उतार दीजिए, विल यू बी बीटन। इज दैट क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके शॉट ले लीजिए, हो जाएगा इसको। नेक्स्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट। इम्परफेक्ट आपके दिमाग में आया होगा, इम्परफेक्ट का वॉइस नहीं बनता है क्योंकि उसमें पहले से बी लगा होता है। इस बी पहले से रहता है, मतलब इसका एक फॉर्म पहले से है, उसमें बी पहले से रहता है, और उसके बाद V4 आता है, V4 के लिए बीइंग करना होगा फिर से, है कि नहीं? ये प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, कैसे देखते हैं आप, क्या देखेंगे, V3 है, V3 पैसिव वॉइस में भी V3 करना है, इस पहले से V3 है, पैसिव में भी V3 करना है, तो V3 करने से पहले इसका पहले V3 लेंगे, पहले बीन आ जाएगा तो V3 होगा। देखिए जो तो उतर रहा है ना, देख रहे हो ना, हर तक आ गया। अब क्या है, V3 है, पहले V3 दो, V1 था उससे पहले, इससे पहले क्या V1 रहता था, V1 देते थे पहले, यहाँ V3 है, V3 देंगे पहले बीइंग, उसके बाद ये V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए राजा विल हैव टॉट मी, राजा विल हैव टॉट मी, मी यहाँ क्या बनेगा, आई, आई क्या लगेगा, विल की शेल, चलिए शेल, हैव है, हैव डालिए, V3 है, V3 डालिए, V3 है, V3 डालिए पहले,
बीइंग है V3, उसके बाद इसका V3, ये पहले से V3 में ही है, अच्छी बात है। नहीं रहता तो V3 करना ही पड़ता, बाय राजा। बन जाएगा या और बताऊं? तो सिंपल सा है, आप इसका प्रैक्टिस करिए, यू कैन सॉल्व इजीली, यू कैन मेक इट इजीली, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने को। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि जैसा वर्ब फॉर्म रहेगा, जो वर्ब फॉर्म रहेगा वही वर्ब फॉर्म यहाँ डाल दीजिए पहले, फिर उसका V3 कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? My son will have done that work. My son will have done that work. क्या है ऑब्जेक्ट? That work. यहाँ आ जाएगा that work. ओके, सब बन गया। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैव V3 बीन आ गया, तो इसका V3 पहले से V3 में ही है, बाय माई सन। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये आप प्रैक्टिस करिए, आपसे बन जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा ये। इसका इंटरोगेटिव, WH, टोटल, बस वही तरीका है, सब वही तरीका है। सब कुछ मैं ही कर दूंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप आगे प्रैक्टिस करिए। अगर जो कोई दिक्कत होगा इसमें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका टेंस का वॉइस खत्म हो गया, टेंस वाला वॉइस खत्म हो गया, क्योंकि आप फ्यूचर टेंस में से दो ही टेंस का वॉइस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का, बाकी दो का बनता नहीं है। आपको तो पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का नहीं बनता है, फ्यूचर क्या, प्रेजेंट का भी नहीं बना था, पास्ट का भी नहीं बना था, और फ्यूचर का तो भी नहीं बनेगा। अब फ्यूचर में एक और टेंस कौन सा जिसका नहीं बना, वो फ्यूचर इम्परफेक्ट, उसमें पहले से बी मौजूद रहता है। तो अब आउट ऑफ टेंस का वॉइस देख लेते हैं। आउट ऑफ टेंस का वॉइस हो कोई भी हो, सबका वही रूल है, बी वॉज बीन बीइंग इज। इसको याद रखिए, बी वॉज बीन बीइंग इज, ये बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो दुनिया कोई वॉइस सबसे बन जाएगा आराम से। सेंटेंस लिखा रहेगा, सेंटेंस में आपको वर्ब फॉर्म देखना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन वर्ब फॉर्म देखना है आपको। वर्ब फॉर्म किस फॉर्म में है, अगर V2 में है तो आप PSC में वाज या वेयर आएगा, V3 में है तो PSC में बीन आएगा, समझ रहे हो ना, V4 में है तो PSC में बीइंग आएगा। मतलब ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट मिल चुका है, देख लीजिए आउट ऑफ टेंस का। जैसे मैं कहूँगा आई, रुको मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, was, were, has, have, had, और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, +2 + V1 + ऑब्जेक्ट। वहाँ तक आप देख सकते हैं। आपका जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब से मत घबराओ, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उससे मतलब नहीं। आपको देखना है, उसी को V3 करना है, आपको V3 इसी को करना है, इसको V3 करना है। तो पहले से किस फॉर्म में है, बस यही दिमाग लगाओ, पहले से किस फॉर्म में है, V1 में, तो V1 पहले B डाल देंगे, V1 है ना, बी वाज बीन बीइंग इज, V1 है ना, तो पहले B डाल देंगे, V3 कर देंगे, समझ रहे हो। बस सिंपल, देखो सर, S + इज, आर, एम, was, were, has, have, had, अब +2 तक आ गया। अब प्लस V1 है, V1 डाल पहले, क्या है, B है V1, उसमें इसका V3 कर लो, अब प्लस बार, अब प्लस। कुछ हुआ बताओ, कुछ है इसमें, कुछ सब कुछ सेम उतरा है, बस V1 के होने के कारण यहाँ B देना पड़ा। V2 रहता वा देना पड़ता, V3 रहता बिन देना पड़ता, V4 रहता बीइंग देना पड़ता, जो रहता वो देना पड़ता पहले B का, और इसको V3 कर, बस देख लीजिए। I am to play chess, I am to play
चेस, चेस यहाँ आएगा, चेस चेस आपका एम लेगा कि इज लेगा, इज लेगा, ठीक। आई था तो एम लिया था, चेस तो एम लेगा ना, चेस इज लेगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू टू, बराबर हो गया। अब ये कौन सा वर्ब फॉर्म, V1 है, V1 डाल बी का V1 होता है, डी होता है, और उसका भीतरी कर दो, प्लेड बाय आई का मी। अब बता इसमें से यहाँ पर वाज रहता, वाज आता, विल रहता, विल आता, सेल रहता, सेल आता, हैज रहता, हैज आता, जो भी रहता, मतलब जो हेल्पिंग हो है यहाँ पर उसे अनुसार दे देना। अब बाकी तो वही है, टू का टू उतरा, टू का टू उतर गया, आगे V1 देखे तो B आपका V1 होता है, B डाल दिए। और ये V2 रहता तो वाज डाल देते, V3 रहता तो बीन डाल देते, V4 रहता तो बीइंग डाल देते, समझ रहे हो। उसके बाद इसका V3 करते, ये बनेगा, इसके सामने कोई भी वॉइस बन जाएगा, आपसे कोई भी वॉइस बन जाएगा, बस आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को बस याद रखिएगा। ज़्यादा घबराना नहीं है कितना बड़ा सेंटेंस है, नहीं है, उससे मतलब नहीं, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना, उससे मतलब नहीं होता। मतलब होता है मेन वर्ब फॉर्म क्या है, वर्ब फॉर्म क्या है, V1 है कि V2 है, बस B का ऑर्डर डाल दीजिए। ओके, इसके सब ले लिए। देखिएगा, राधा हैज टू ईट अ मैंगो, राधा हैज टू ईट अ मैंगो, V1 है, मतलब B लगेगा, V3 हो जाएगा, सिंपल। V1 है ना, मतलब B लगेगा और V3 हो जाएगा। अ मैंगो, अ मैंगो हैज टू, V1 है, B लगाओ, B उसका V3 कर दो, ईटेन बाय राधा। क्लियर। अब आगे और बताने की जरूरत है क्या, नेगेटिव इंटरव्यू से बन जाएगा, हेल्पिंग में बाहर इसका आएगा तो यहाँ बाहर आ जाएगा, सब वैसा ही रूल है, सब कुछ। बस यहाँ पहले सब्जेक्ट था तो पहले सब्जेक्ट आ गया, पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब रहा था, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब डाल देते हैं, ठीक है ना। देख लो, देखो एक और, गंगा विल हैव टू वॉश क्लॉथ, गंगा विल हैव टू वॉश क्लॉथ। कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या रखता है, V1 है ना, इसको भीतरी करना है, भीतरी करने से पहले क्या करना पड़ेगा, बी लाना पड़ेगा। क्लॉथ यहाँ आ गया, विल आ गया, बाकी सब उतरने आया ही है, हैव आ गया, टू आ गया, V1 आया, बी आ गया, इसका भीतरी कर देना है, बाय गंगा। समझ गया ना। आउट ऑफ टेंस हो कि टेंस के अंतर्गत हो, कोई भी हो, आपका वॉइस उसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा, इसका ध्यान रखना। एक बार कॉन्सेप्ट ले लो, टेंशन नहीं होगी। देखिए आगे, अब एक होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आदेश सूचक वाक्य या प्रार्थना सूचक वाक्य, ठीक है। ये सब आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है।
इम्परेटिव सेंटेंस में किस तरह की बातें होती है पहले ये जान लो। आपको बताया गया था सेंटेंस में क्लास में भी कि वह सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, सब्जेक्ट उसमें दिखता नहीं है, वो हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है। जैसे आपने कहा किसी को गो, आपने कहा गो, गो भी एक सेंटेंस है। सेंटेंस का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, जिसमें एक से अधिक वर्ड हो, एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, हाँ। लेकिन ये भी आपका सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आप बताओ, मैं कहूँगा इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टा पुल्टा होता है, फिर उसका V3 होता है ना। यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब है, सिर्फ वर्ब है। इसका पैसिव कैसे बनेगा वो देखना है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बस इतना जान लीजिए कि जिसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है, लेकिन ध्यान रखना इसमें हमेशा सब्जेक्ट छिपा हुआ है, और वो सब्जेक्ट क्या है तो यू है, तो सब्जेक्ट हमारा यू है। क्योंकि गो मतलब क्या होता है, जाना नहीं, जाओ। गो की हिंदी जाओ होता है, नॉट जाना। जाना होता है टू गो, इसकी हिंदी होती है जाना। आपने बचपन पढ़ा है ना, गो मन जाना, प्ले मन खेलना। तो वो गो मतलब जाना नहीं होता है, जाओ होता है। प्ले मतलब खेलना नहीं, खेलो होता है। जब लास्ट में अगर ना लग गया ना तो नाउन रूप हो जाता है, और नाउन रूप में टू के साथ आता है, इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव का फॉर्म लिखना होगा, जाना, उठना, बैठना, खेलना के लिए। अगर टू हट गया ना, हिंदी ये हो जाएगा, ये हिंदी नहीं होगा तब ये हो जाएगा। तो गो का मतलब क्या होगा, जाओ। अब ये बताओ आप, जाओ किसे कहते हैं, मैं जाओ, वह जाओ कि तुम जाओ। यहाँ पर आपने कहा जाओ, जाओ कौन जाओ होगा, मैं जाओ, मैं बैठो, ऐसा होता है क्या? यहाँ मैं शूट करेगा क्या? वह बैठो, वह जाओ होगा क्या? यहाँ पर होगा तुम जाओ, तुम बैठो, तुम आओ। मतलब यहाँ हमेशा तुम छिपा हुआ, मतलब यू छिपा हुआ है कि नहीं, यू छिपा हुआ। तो मतलब सब्जेक्ट आपको क्या मिल गया, यू। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिल गया यू। ये आप कंफर्म हो गया कि यहाँ पर यू छिपा हुआ है। इस बात से कोई दिक्कत है क्या? कंफर्म हो गया आप इस बात से, यू है, क्योंकि वहाँ और कोई आ ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं जाओ, मैं आओ, तुम वह जाओ, वह आओ, ऐसा नहीं होता है। तुम जाओ, तुम आओ होता है। ठीक है, अगर कहिएगा राम जाओ, राम जाओ भी नहीं होता है, राम तुम जाओ ऐसे होता है, राम तुम आओ ये होता है। ठीक है, तो देखिए मतलब समझ क्या हो गया, यू। इसमें समझना क्या वो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इससे आपका ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, कमांड का, ये सब चीज़ों का बोध होता है। इससे इन सब चीज़ों का बोध होता है सेंटेंस से। कोई सेंटेंस सुनने में ऐसा आएगा लगा कि ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई ऐसा होगा लगा कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कोई सेंटेंस ऐसा लगा कि एडवाइस दिया जा रहा है कि नहीं। कम हियर, अब ये बताइए कम हियर, इससे किसका, इसमें किसका बोध हो रहा है? कम हियर मतलब क्या हो, यहाँ आओ या इधर आओ। यहाँ आओ, यहाँ आओ आ रहा है, ये यहाँ आओ क्या कहे, इसमें किसका बोध हो रहा है? ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, कि कमांड? ऑर्डर का। तो मतलब कि इस सेंटेंस को देख के आप पता तो कर सकते हैं ना कि इसमें किसका बोध हो रहा है। ये इंपॉर्टेंस रखता है। बस आपको क्या करना है, सेंटेंस पहले पहचानना है कि इसमें किसका बोध कर रहा है। ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, कमांड का, एडवाइस किसका बोध कर रहा है। जिसका बोध कर रहा है ना, वो अगर पकड़ा गया ना तो आपका वॉइस आसानी से बनेगा। ये बताओ, कह रहा है यहाँ आओ, कौन किसको कह रहा है यहाँ आओ? ये ऑर्डर हो रहा है ना, ऑर्डर हो रहा है ना। ये ऑर्डर किसको दिया जा रहा है? वह को कि मैं को कि तुम को। कौन यहाँ आओ, मैं आओ कि वह आओ कि तुम आओ? तुम आओ, तो तुम मतलब यू को ऑर्डर दिया जा रहा है, यू को ऑर्डर दिया जा रहा है।
यू को ऑर्डर दिया जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। यू को ऑर्डर दिया जा रहा है, हमेशा यू ही छिपा रहता है, ये सब हमेशा यू ही छिपा रहता है, यू को सिवा कोई छिपा नहीं रहेगा। यहाँ कभी आई यू आई वी ही सी कुछ नहीं होगा, हमेशा यू होगा। यू आर ऑर्डर, तुम्हें आदेश दिया जाता है, इसका मतलब है तुम्हें आदेश दिया जाता है क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, यहाँ आओ के लिए, आने के लिए, यहाँ आने के लिए, टू कम, टू कम हियर। इसका भीतरी मत कर देना, भीतरी हो गया है ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है। या टू के बाद हमेशा V1 ही आता है, टू के बाद हमेशा V1 ही आता है, तो टू कम हियर। कुछ करना पड़ा, बस पता कि इससे किसका बोध हो रहा है, इसमें से ऑर्डर का हो रहा है, यू आर ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट का होता है, यू आर रिक्वेस्टेड। एडवाइस का होता है, यू आर एडवाइज्ड। कमांड का होता है, यू आर कमांडेड। मतलब जिसका बोध होता है इसमें से, यू आर के बाद उसका भीतरी कर देते हैं और उसके बाद टू लगा के थोड़ा उतार दो। एक बार देख लो, सिट डाउन, आपने कहा कि सिट डाउन, बैठ जाओ। किसका बोध हो रहा है इसमें से, ऑर्डर का। किसको कह रहा है, हमेशा यूज पा है, किसको, तुमको। तुम्हें क्या किया जाता है, तुम्हें यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तुम्हें आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। यू आर ऑर्डर, फिर लिखो यू आर ऑर्डर्ड, हो गया। आप इसको उतार देना है, टू लिख करके, टू सीट डाउन। इज दैट क्लियर? अब ये टू क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पर वर्ब 3 आ रहा है, फिर से वर्ब 1, दोनों वर्ब एक साथ नहीं ना आता, इसलिए एक वर्ब आ गया तो आगे को नाउन बनाना पड़ता है। ये नाउन बनाने के लिए काम टू लगाया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? आप देखिए रिक्वेस्ट, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये प्लीज जो आया है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज या काइंडली, दो वर्ड है, प्लीज या काइंडली, ये दो वर्ड है। तो आपका प्लीज हो या काइंडली हो, अगर ये लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब हो रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए या मेरी मदद कीजिए। कौन, मैं कीजिए, वह कीजिए, कि आप कीजिए। आप मतलब तुम कहा जा रहा है, यू कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर यू क्या किया जा रहा है, यू को ऑर्डर दिया जा रहा है कि यू से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यू से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यहाँ पर यू को रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। वहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा था, यू ऑर्डर्ड होता था, ठीक है। यहाँ प्लीज काइंडली देख करके पता लगा रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड हो गया। मैंने क्या कहा, ये रिक्वेस्टेड हो गया, जैसे टू लगाओ। अब रिक्वेस्ट जब एक बार आ जाए, रिक्वेस्ट वर्ड अगर आ ही गया तो फिर से प्लीज या काइंडली की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट कर ही लिए फिर ये क्यों कहना, ठीक है। रिक्वेस्टेड के बाद प्लीज या काइंडली का यूज नहीं होता है। अब आगे उतार दीजिए, क्लियर? कुछ हुआ बताओ, यू रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज काइंडली को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप इसी प्रकार अब आप एडवाइस होगा तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, जो भी होगा, मान लो कहेगा कि स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, तो यू एडवाइज टू स्लीप ऑन टाइम। कहेगा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू एडवाइज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मतलब ये भीतरी हो जाएगा अगर टू लगे। क्लियर? आप आगे प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा वैसे। एक क्लास शायद और होगा वैसे का, 1-2 क्लास मैं वो भी बताऊंगा, दूंगा क्लास। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।